गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम सजीवों के बारे में हमारा चैप्टर चल रहा है 9th चैप्टर, सजीव एवं विशेषता एवं आवास। कहाँ इनकी विशेषताएं क्या होती है सजीवों की, इनका आवास किस तरीके का होता है। तो ये चैप्टर हम पढ़ा शुरू चल रहा था। अब इसमें टॉपिक चल रहा था आवास एवं अनुकूलन की। अलग अलग जगह के जीवों की विशेषताएं अलग अलग होती है। हिमालय में मिलने वाले जीवों की अलग विशेषताएं होती है, तो रेगिस्तान में मिलने वाले जीव अलग होती है विशेषताएं। तो समुद्री तटों पर मिलने वाले जीवों की, ये जीव रेगिस्तान में रहने वाले जीव वहां जिंदा नहीं रह सकते, हिमालय में। हिमालय के रहने वाले जीव रेगिस्तान में जिंदा नहीं रह सकते। समुद्र तटों के जीव रेगिस्तान में नहीं रह सकते। तो अलग अलग जीवों की, जगहों के रहने वाले जीवों की अलग अलग विशेषताएं होती है। फिर वहां के वो जीव वहां के वातावरण के वो अपना अनुकूलन कर लेते थे और अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते थे। ये टॉपिक चल रहा था। अब इसमें पेज नंबर 81 पर नीचे का जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड में, उसको देखिए। ये चित्र 9.3 के नीचे वाला पैराग्राफ यहां हमने छोड़ा था। आइए हम विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? अब जो मछलियां दिखाई गई हैं चित्र 9.3 में, क्या इनमें कुछ समानता है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है और मछलियों का सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा मध्य 8 में कर चुके हैं। उनकी आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में मदद करती है। और ये जो धारा रेखीय शरीर होता है मछलियों का, जो लाइन होती है, ये इनको आगे बढ़ने में मदद करता है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। और मछलियों का शरीर किससे ढका होता है? चिकने सल्क होते हैं, पत्तीनुमा, इनसे ढका होता है मछलियों का शरीर। ये सल्क मछलियों की सुरक्षा को तो प्रदान करते हैं ही, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। और जो चिकने सल्क होते हैं चमकीले, ये आगे बढ़ने में मदद करते ही हैं, तो इनको सुरक्षा में भी ये लोग मदद करते हैं, चिकने सल्क। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, और हमने 8 चैप्टर में जो बताया था कि मछली के पंख एवं पूंछ पतली एवं चपटी होती है, तो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। और ये चीज हमें किसमें मदद करती है? मछली जो दिशा परिवर्तन करती है या आगे बढ़ने में मदद करती है। मछली के गिल होते हैं जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। मछली के जो गिल्स होते हैं वो उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। हम देखते हैं कि मछलियों की संरचना है उसे जल में रहने में सहायक होती है, और मछली की जो संरचनाएं होती है वो जल में रहने में सहायक होती है, तथा ऊंट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायक बनाती है, और याक की संरचना उसे हिमालय में रहने में सहायक बनाती है। तो अलग अलग जगह की जीव जंतु हैं, वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो ये जीव जंतु उस जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और फिर उनका निरंतर विकास होता रहता है। अब ऊंट जैसा जीव जंतु तो हिमालय में पहाड़ों में नहीं चल सकता, वो तो रेत पर ही चल सकता है। मछली जैसा जीव जंतु रेगिस्तान में नहीं रह सकता, उसे पानी चाहिए। तो इन जीव जंतु ने अपने आप को वातावरण के अनुकूल डाल लिया है। कहने का अभिप्राय यह है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि जीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें परिवेश में रहने योग्य बनाती है। और प्रत्येक जीव में, ये तो कुछ उदाहरण दिए, प्रत्येक जीव में ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं जो जहां रहता है उस परिवेश के उसे अनुकूल बनाने में मदद करती है। प्रत्येक जीव, अब मछली तो नहीं रहती समुद्र में, व्हेल भी रहती है, या फिर केकड़े भी रहते हैं, अलग अलग कई हजार तरह के जीव जंतु रहते हैं समुद्र में। तो सभी ने अपने आप को ढाल लिया है समुद्री जीवों के साथ। ऐसे ही रेगिस्तान में खूब सारे जीव जंतु रहते हैं,
उदाहरण हमने एक दो दिए। उन्होंने अपने आप को वहां के परिवेश के, रेगिस्तान के परिवेश के हिसाब से अपने आप को रहने लायक बना लिया है। ऐसे ही हिमालय में कुछ उदाहरण दिए हमने, वहां भी एक जीव जंतु नहीं रहते, खूब सारे जीव जंतु रहते हैं। तो उन जीव जंतुओं ने भी बर्फ में रहने लायक अपने आप को, पहाड़ों में चलने के लिए अपने आप को, वहां के परिवेश में रहने के लिए अपने आप को अनुकूल कर लिया है। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। बच्चों, अनुकूलन किसे कहते हैं? जिस किसी विशिष्ट जीव को या पौधों को वहां के परिवेश के अनुसार उसे रहने योग्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है अनुकूलन किसे कहते हैं। किसी जीव जंतु या पौधों को वहां के परिवेश के अनुसार उसे रहने के लिए जो योग्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न जंतु हैं वो विभिन्न परिवेशों के अनुसार अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। कोई भी सजीव ऐसा जहां रहता है वो क्या कहलाता है? उसका आवास, रेजिडेंस। हम जहां रहते हैं, हमारे जानवर जहां रहते हैं, ऊंट जहां रहता है, मछली जहां रहता है, मत जहां रहती है, वो उसका आवास कहलाता है। मछली पानी में रहती है, पानी उसका आवास है। मैं घर में रहता हूं, घर मेरा आवास है। सांप बिल में रहता है, बिल उसका आवास है। जो जहां रहता है वो उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। और अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए किस पर डिपेंड करता है? अपने आवास पर। आवास का अर्थ है वास स्थल, और आवास का क्या अर्थ है? वास स्थान, जहां वो रहता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही प्रकार के आवास में रह सकते हैं। स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। और स्थलीय यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। अब वन है, घास के मैदान है, रेगिस्तान है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, तट है, समुद्र तट, ये उनके स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं वो क्या है? जलीय आवास। जो जंतु स्थल पर रहते हैं, चाहे वो मरुस्थल हो, तट हो, पहाड़ी इलाके हो, वो स्थलीय आवास है। चाहे दलदल हो, झील हो, नदी हो, समुद्र हो, पोखर हो, तालाब हो, ये जलीय आवास है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमताएं। अब अलग अलग स्थलीय आवासों में अलग अलग विशेषताएं। पहाड़ों में अलग होती है आवास की विशेषता, रेगिस्तान में अलग, तटों में अलग, जंगलों में अलग, घास के मैदानों में। तो स्थलीय मैदानों के आवासों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ये सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है, और यही विशेषता, यही विषमता है जलीय आवास वालों के लिए भी। दलदल, झील, नदी, समुद्र, इनमें भी, इनके जंतुओं में विशेषताएं पाई जाती, विषमताएं पाई जाती हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है, और किसी आवास में जो रहते हैं, जो जीव जंतु मिलते हैं, वो उसके क्या है? जैव घटक, यानी जीवीय घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु और जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तु आसपास के अजैव घटक है। और जो सांस लेते हैं वो तो जैव घटक हो गए, और जो सांस नहीं लेते हैं वो अजैव घटक हो गए। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक होते हैं, और सूर्य का प्रकाश है और ऊष्मा भी
ये क्या है, परिवेश के अजैव अजैव घटक है। हम जानते हैं कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीजों के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे। कुछ पौधे बीजों से उगते हैं और बीजों से उगने वाले पौधे की बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से अजैव कारक सहायक होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब देखिए ऊपर एक हल्का सा पैराग्राफ दिया है। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। अपने परिवेश में, जहां नए परिवेश में गया है, अपने परिवेश में आया, उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए उसको थोड़ा बहुत समय लग सकता है जीव को, या परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। अब बच्चों देखिए, हम मैदानी इलाके में रहते हैं, यदि हम लेह लद्दाख में चले जाएं तो हम सांस लेने में या व्यायाम करने में समस्या होगी कुछ दिन तक, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे हम आपको वहां के हिसाब से डाल लेंगे। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है और पहाड़ पर हमारा शरीर तीव्र गति से सांस लेता है। तो कुछ दिन बाद हमारा शरीर पहाड़ के रहने के लायक हो जाता है और हम अपने शरीर को वहां के परिवेश के अनुसार ढाल लेते हैं, तथा हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती और उसके कारण हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में अनुकूलन से भिन्न है और अल्प अवधि में थोड़े समय में जो शरीर में छोटे छोटे परिवर्तन जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जो वहां के परिवेश के अनुकूल होते हैं, हो जाते हैं और ये पर्यानुकूल कहलाते हैं। छोटे छोटे अल्प अवधि में जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, पर्यानुकूलन कहते हैं। ये परिवर्तन हजारों वर्षों में अनुकूलन से भिन्न है। और पर्यानुकूलन किसे कहते हैं कि अल्प अवधि में जो परिवर्तन होते हैं जीवों में, उसे पर्यानुकूलन कहते हैं। अब देखिए नीचे कि बीजों से पौधे में बनने में अजैव कारकों की बहुत भूमिका होती है, इसको हम बताएंगे। अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप का 5 का अनुसरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए और यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। अब बीज से नया पौधा अंकुरित हुआ, हमने अंकुरित किया ना, स्प्राउट किए तो अंकुरित हुआ, उससे नए पौधे निकल आए या अंकुरित हो गए। यह बीज से नए पौधे का प्रारंभ है। अंकुरण क्या है, बीज से नए पौधे बनने की एक प्रक्रिया है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्र कीजिए। अब मूंग के कुछ सूखे बीजों को हम एकत्र करेंगे। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। ढेर को अलग कर दें और कुछ बीजों को हम पानी में डाल देंगे एक दिन के लिए। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटे, उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दें। एक हिस्से को 3-4 दिन पानी में डुबो कर रख देंगे। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह भीगे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। अब जो पानी पड़े उनको भी नहीं हिलाएं और सूखे हुए बीजों को भी नहीं हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें। अब गीले बीज को एक भाग को तो उसमें धूप में रख दें और एक भीगे हुए गीले भाग को अंधेरे में रख दें। जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आती, अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे फ्रिज में रख दें, और जैसे अलमारी जिसमें धूप नहीं आती अंधेरे में रख दें और एक ठंडे भाग में रख दें। जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उसके चारों ओर बर्फ लगा दें। ऐसी जगह पर रख दें, रेफ्रिजरेटर रख दें या उसके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें। धूप में रखे हुए उसको भी पानी डालो, अंधेरे में रखा है उसमें भी पानी डालो, अलग रखा है सूखा
उस पर भी पानी डालो और जो बर्फ में रखा है उस पर भी पानी डालो। तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश से रखे दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? भाई अब पांच इनको देखिए, एक धूप में रखे हुए को, एक अंधेरे में रखे हुए, एक रेफ्रिजरेटर में रखे हुए को, एक अलग रखे हुए को और एक सूखे को, और इन पर पानी डालते रहे तो अंकुरण की किनमें से अंकुरण निकले और किसमें स्पीड ज्यादा अंकुरित होने की? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? अब वायु, जल, आकार, प्रकाश, तो ये अजैव घटक है, जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में अजैव कारक सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो अजैव कारक है ये सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत ही उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और उष्ण परिवेश में पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हुए अनुकूलन का काम आता है? अब जब इतने ठंडी जगह पर रहते हैं तो किस तरीके एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो इतनी ठंडी जगहों पर रह लेते हैं। आज हमारे साइंटिस्ट हैं, कहाँ रह रहे हैं? अंटार्कटिका में रह रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने लेबोरेटरी लगाई है, उन्होंने नए नए प्रैक्टिकल कर रहे हैं इतनी बारिश ठंड में। हम देख अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, तो अनुकूलन होता है ये छोटे समय में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं, और हजारों साल निकल जाते हैं जब किसी चीज में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं, और जो जंतु वातावरण के अनुकूल नहीं ढल पाते वो जंतु क्या होता है? मर जाते हैं। और जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं वो वहां जीवित रहते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अब जंतु है जो विभिन्न अजैव कारकों के कारण अपने आप को वहां के अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है, और अलग अलग आवासों में अलग अलग जीव रहते हैं जिससे कि वो वहां आपको डाल लेते हैं। आइए कुछ आवास इनके अजैव घटकों तथा उसमें रहने वाले जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। तो इस तरीके से अब देखिए, अब एक अनुकूलन का और उदाहरण बताते हैं आपको। अंडमान निकोबार में एक आदिवासी जनजाति रहती है, वो आदिवासी वहीं से रहते हैं हजारों सालों से, वहां कोई फसल तो होती नहीं, तो वो किस पर निर्भर करते हैं? समुद्री जीवों पर, यानी सी फूड पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। अब उनको अधिकतर समय समुद्र में ही निकालना पड़ता है, तो उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से डाल दिया बच्चों कि 15 मिनट तक बगैर सांस लिए हुए वो समुद्र में रह सकते हैं। देखो कमाए ना कमा के हम 1 मिनट सांस नहीं रोक सकते, लेकिन वो 15 मिनट तक समुद्र में रह सकते हैं। क्यों, कैसे डाल लिया? क्या हजारों सालों से उन्होंने अपने आप को डाल लिया इस तरीके से कि वो तो डिपेंड ही समुद्र पे, उनको सांस रोकनी पड़ती है समुद्री जीव जंतु शिकार के लिए। अगर वो शिकार नहीं करेंगे, समुद्री जीव नहीं पकड़ेंगे, खाएंगे नहीं, तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो उन्होंने वहां अपनी बॉडी को समुद्र में रहने के लिए अनुकूल कर लिया, और 15 मिनट तक बिना रुके सांस वो समुद्र में रह सकते हैं। तो एक दिन में थोड़ी, वो हजारों साल में होता है, तो अनुकूलन हजारों सालों में होता है। अब है विभिन्न आवासों की यात्रा, कुछ स्थलीय आवास। ये हम टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ाएंगे बच्चों। थैंक यू।